रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कुछ नए मौज़ूआत, कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए इवेंट्स, कुछ नए डेवलपमेंट्स और कुछ ऐसी बातें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती और इस्तेमारी और कैपिटलिस्टिक मीडिया जो कि अपने ही नैरेटिव्स चलाने में बिज़ी रहता है, तो उसमें जो डेवलपमेंट्स छूट जाते हैं और उन डेवलपमेंट की रोशनी में क्या डेवलपमेंट्स पसे पर्दा हो रहे होते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए हम आपके हुजूर में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश में हूँ कि जो इस वक्त का सबसे बड़ा इवेंट है वो है IRGC का जॉर्डन पे 3 अहम बेसेस, 3 यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अहम मिलिट्री बेस, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस का हामी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो 40 दिन की पिछली बार जंग हुई, उस जंग के दौरान ये जॉर्डन एक ऐसा जगह था जहाँ पे उन्होंने इतना उस लेवल पे टारगेट नहीं किया। वजह क्यों थी? क्योंकि उस लेवल पे आर्मामेंट्स, उस लेवल पे डिफेंस, उस लेवल पे थर्ड बैटरीज, उस लेवल पे जो आपका रीपर ड्रोन है, MQ-9 रीपर ड्रोन, आपके हेलीकॉप्टर्स अपाचे और उनके हैंगर्स और आपके पेट्रियट बैटरीज उस वक्त वहाँ पे नहीं थी। जब 40 दिन के दौर पर और 40 दिन की ये जंग के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे गल्फ़ के अंदर जब हैवी बम्बार्टमेंट्स, हैवी शेलिंग और हैवी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से, तो उस वक्त हमने ये देखा कि अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया कि ईरान एस्केलेशन चाहता है, एस्केलेटरी लेडर पे चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने मेजर लेवल पे अपने जो एसेट्स थे और डिफेंस सिस्टम्स थे उनको उठा करके जॉर्डन के अंदर रख दिया और जॉर्डन से ही उन्होंने उन चीज़ों को, रिकॉनेसेंस प्लेन है और रडार सिस्टम है, वहाँ से चीज़ों को जिस लेवल पे थोड़ा दूरी पे मॉनिटर करने की कोशिश थी उस लेवल पे वो मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन अब जो ये नए वेव्स ऑफ अटैक जो 10-12 दिन से शुरू हुए हैं ईरानियंस का, उसमें मेजर ब्लो यूनाइटेड स्टेट्स को जो मिला है वो 3 जॉर्डन के बेसिस पे मिला है। और वो जॉर्डन के बेसिस था, एक था मुवफ़्फ़क़ एयरबेस और दूसरा था आपका किंग फैसल एयरबेस और तीसरा जो बेस था वो प्रिंस हसन एयरबेस था। ये 3 जो स्ट्रैटेजिक बेसिस थे जॉर्डन के अंदर, उनको बहुत हैवी बम्बार्टमेंट, सिर्फ हैवी बम्बार्टमेंट नहीं, सिर्फ एक दिन तक अटैक नहीं रहा ये महदूद, एक रात पहले अटैक किया, उसके बाद दूसरी रात पे भी अटैक किया, कल पे तो ब्रॉड डे लाइट पे उन्होंने अटैक किया। और उसमें इनका जो मेन टारगेट था, IRGC के रिपोर्टिंग कमांड सेंटर से जो रिपोर्ट आई है वो ये रिपोर्ट बताती है कि F-15 थैड बैटरीज, MQ-9 रीपर्स और US मिलिट्री जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, हैंगर्स हैं और उसके बाद आपके पेट्रियट सिस्टम्स हैं, इन सारी चीज़ों को यूनाइटेड स्टेट्स के हिट किया है। और थैड की अगर रिपोर्ट IRGC की तरफ से मिल रही है तो ये एक बहुत मेजर ब्लो रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और इस लेवल के लॉसेस के बाद वो और ज़्यादा एस्केलेशन नहीं चाहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब इस एस्केलेटरी लेडर के ऊपर चढ़ने के लिए उसे जो प्राइस पे करना पड़ रहा है विच इज़ वेरी हैवी, और इस कदर के हैवी प्राइसेस वो चाह नहीं रहा है पे करना। और इस वजह से हम आपको देखेंगे, अगर 20 जुलाई के इवेंट को आप देखने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ा मेजर एस्केलेशन ईरान ने उधर से भी किया। एक पिछले कुछ दिनों में वो क्या था, मार्शल आइलैंड के झंडे के ऊपर एक टैंकर फ्लो कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसके ऊपर बोर्ड किया ईरानियन IRGC ने और उसे किसी तरह से बंदी बना करके अपने शोर्स तक ले करके गए। अब इस मार्शल आइलैंड के झंडे के अंदर ये जो टैंकर सफ़र कर रहा था वो एक्चुअली उनके मुल्क का था ही नहीं। रिसर्च के बाद पता ये चला कि ये US टैंकर था जो कि उनके झंडे का इस्तेमाल करके चल रहा था। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ के बाद कुछ ना कुछ तो रिप्रिकॉशंस होते ही हैं। अब उन्होंने जो अगले दिन, मतलब 20 जुलाई को ही शाम के अंदर रिपोर्ट आती है और ये आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि भाई नतान्स न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो इन्होंने साइबर हमला इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने कंबाइंड एक अटैक किया, उसकी वजह से, साइबर अटैक की वजह से हॉल्ट हो गया यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का।
लेकिन इस चीज़ को कंफर्म कोई भी स्टेट टेलीविज़न तेहरान का या कोई ऐसा ज़राए बलाग जो कि काफ़ी ज़्यादा अटैच हो IRGC से, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन ये नातान न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो हमला है, साइबर अटैक, उसको रॉयटर्स ने भी अपने यहाँ शाया किया और ब्लूमबर्ग्स ने भी डाला। और इस तरह के डेवलपमेंट में जो साइबर अटैक्स है उसके चक्कर में यूनाइटेड स्टेट्स लगा हुआ है कि किस लेवल पे हम इस इन्रिचमेंट को लेके जाएं। और इवन कि IAEA की भी एक कॉन्फिडेंशियल जो न्यूक्लियर वॉचडॉग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर भी हमें ये मिल रहा है, ये ज़राए बलाग से हमें पता ये चल रहा है कि उन लोगों ने ईरानियंस ने ऑलमोस्ट 85 to 90% इन्रिचमेंट जो है अपनी यूरेनियम इन्रिचमेंट कर लिया है, जो कि उस चीज़ को भी नफ़ी करता हुआ कहीं ना कहीं ईरान नज़र आ रहा है। और उस नफ़ी के चक्कर में इन लोग रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग्स और ख़ुद वेस्ट की न्यूज़ जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही कि हमारा सारा हदफ और हमारा सारा मकसद और हमारी सारी जो काविशें हैं वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना है और इनको हिट करके उन्हें बहुत बड़ा ब्लो देना है। जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर गौर करें कि दुनिया को एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक डिसइन्फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ये भी करने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए हमारी सारी ताकत और तवानाई और ईरान के से जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियर का है। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं अपने तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारा मकसद, हमारा मामला कोई न्यूक्लियर का बम बनाना है ही नहीं। इवन कि आप अगर देखें कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो ख़ुद ही इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। उनका एक फ़तवा है कि भाई हम कोई भी ऐसा बम नहीं बना सकते जिससे मास लेवल पे इंसानी खुशी हो जाए और इंसान मरे। तो अब जबकि ईरान ने एक्चुअली साबित कर दिया कि देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला देखिए दोनों न्यूक्लियर पावर है, लेकिन कन्फ्रंट्रेशन कहीं भी आपको नज़र आ रहा है कि कन्फ्रंट्रेशन में कहीं कमी है। हाँ, आने कुछ ना कुछ दिनों बाद कोई ना कोई खटपट, कोई ना कोई एक जंग का सूरत हाल लगी रहती है। दोनों अपने लेवल पे डिफेंस का हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई रशिया से ले रहा है, कोई चाइना से ले रहा है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स से ले रहा है। विच मीन्स कि न्यूक्लियर जो आपका एक पॉइंट है कि आपके पास अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो आपको एक पॉइंट मिलता है कि भाई अब कोई हमारे पर हमला नहीं कर सकता, हमें न्यूक्लियर जो है अपर हैंड देता है। जबकि ऐसा नहीं। आप गाज़ा को उठा करके देख लीजिए इसराइल के ऊपर कैसा गाज़ा वालों ने हमला किया, जबकि इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है। और यही कहीं ना कहीं ईरान भी दुनिया को ये बताने के चक्कर में लगा हुआ है कि देखिए न्यूक्लियर पावर होना की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है जो कि उनके सारे डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके हिट करे उनके बेसिस पे। दैट इज़ मोर देन इनफ टू टीच देम द लेसन। और इसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं अपर हैंड मिला और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को अपनी ताकत और अपनी समझदारी और अपनी स्ट्रैटेजिक जो अपर हैंड है उनके बिना पर और स्टॉर्म्स ऑफ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बिना पर उन्होंने इस चीज़ को हासिल किया। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि भाई जो हमारे पास अवामिल कार हैं और जो नए सूरत हाल पता चल रहे हैं वो देखने में ये नज़र आ रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन अभी सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग हो सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाया है। उससे जाहिर ये होता है कि दोनों लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर रखना कि भाई ज़्यादा एस्केलेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र ये आ रहा है कि अब अभी तक जो एक ऐसी जंग की सूरत हाल थी जिस जंग की सूरत हाल के अंदर आप ये देख रहे थे कि भाई एक बेस से किसी गैर मालूम कोई ऐसी जगह से ईरान बेस पे ईरान हमला करता था और दूसरे बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स उसका दिफा करता था। लेकिन फ्रंट लाइन पे आ करके फेस ऑफ और फेस टू फेस हमला एक दूसरे पे करना ये कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब चांसेस बढ़ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन बढ़े और उसी चीज़ को यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में एड्रेस करने की कोशिश होगी कि भाई ये फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन से हम जितना भी ज़्यादा बच सके और जितना भी ज़्यादा दूर हो सके, ताकि अगर फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हो गया तो हैवी लेवल पे बम्बार्डमेंट, हैवी लेवल पे जानो माल का नुकसान और हैवी लेवल पे इकोनॉमिक लॉसेस होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया कोशिश में ये लगी कि इस चीज़ को कैसे हम मिनिमाइज़ करें, इन कॉन्फ्रंटेशन को, इस एस्केलेशन को कैसे रिड्यूस करें
और डिड्यूस करने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर इस लेवल पे फेस टू फेस अगर मामला हो जाएगा, टिट फॉर टैट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत हैवी इकोनॉमिक लॉसेस होगा। क्योंकि आप देखिए 22% ऑयल ऑलरेडी हॉल्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, और ईरान अपने कार्ड्स को इस तरह से प्ले कर रहा है कि अगर उसे ज़्यादा मतलब प्रोवोक किया गया तो उस प्रोवोकेशन के ऊपर आप समझ लीजिए कि बाब अल मंदब बंद हो जाना है। और हूतीज़ ने अपने आप को पिछले इन 2-3 सालों में प्रूफ करके दिखाया है कि दे कैन क्लोज बाब अल मंदब। अब बाब अल मंदब स्ट्रेट अगर क्लोज हो गया तो 22% ऑलरेडी हॉल्ट है, 15% नेचुरल गैस और ऑयल का फ्लो बाब अल मंदब से हो रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि दोनों क्लोज हो गए तो ऑलमोस्ट जो है 40% जो है वर्ल्ड के जो फ्लो ऑफ ऑयल है वो हॉल्ट होगा। और बात रही रशिया की, तो आप रशिया को ये ना समझिए कि उसके पास बहुत सारे ख़जाने हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। अभी जो यूक्रेन का प्रोग्राम है, यूक्रेन देख रहा है कि इस हॉल्ट की वजह से एक इमेंस अमाउंट ऑफ नीड और डिमांड्स ऑयल की मार्केट के अंदर खुद आ गई है, जो कि रशिया पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा है। और अभी कीव ने ये हमला करके और इनके रशिया के लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट्स को और लॉजिस्टिक्स पे हमला करके, ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला करके, ऑयल टैंकर्स पे हमला करके, बहुत सारे स्वॉर्म्स एंड स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन डाल करके उसने हिट किया है कि ये जो फ्लो ऑफ ऑयल है वो और रशिया दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में ना डाल सके। अब ये सोचिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आती है कि अगर रशिया के भी जो कैपेसिटी थी अगर वो 10-20% और रिड्यूस हो गई तो दुनिया जाएगा कहाँ भाई। आप ये समझने की कोशिश करिए कि लैटिन अमेरिका से अगर आप देखें कि भाई हम लैटिन अमेरिका से ऑयल मंगा लेंगे तो लैटिन अमेरिका में इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि एक रात में इतनी तेज़ शूट करता है जब ऑयल, और वहाँ से महीनों में आएगा ऑयल, तो क्या होगी लोकल लेवल पे। ख़ास तौर पे अगर आप ये देखिए कि ऐसा मुल्क जैसे हिंदुस्तानी को एग्जाम्पल पे ले लिए, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क जो हैविली रिलाई करता है मिडिल ईस्टर्न ऑयल के ऊपर और रशियन ऑयल के ऊपर। अगर ये हैविली रिलायंस और हैविली डिपेंडेंसी हिंदुस्तान की ऑयल पे और सारी तरफ से अगर चोक हो गया और हॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे जितनी भी मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो गैस और ऑयल पे चल रही हैं, वो सब हॉल्ट होंगी। और उनकी हॉल्ट की वजह से जॉब में कहीं ना कहीं फ्लो, जो डेली वेजेस में प्रॉब्लम आएगी लोगों को, और वो डेली वेजेस में जब प्रॉब्लम आएगी तो एक ह्यूज लेवल पे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और एक एनार्की और एक बहुत खलफशार का माहौल धीरे धीरे बनने की तरफ है। तो इस वजह से हमारी इंटरनेशनल जो आपकी एजेंसीज़ हैं उनसे मुतालबा यह है कि इस चीज़ को किसी तरह से इसका सत्यानाश होने से हमें बचाएं और इन चीज़ों को जितना हो सके उतना रिड्यूस करने की कोशिश करें। अभी आप देखिए कि मतलब एस्केलेशन इस लेवल पे है, प्रोवोकेशन इस लेवल का है कि कभी एक रिपोर्ट 21 जुलाई को ये आई कि यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ईरान के सैंक्शन एक्सपेंशन एक्ट पे पूरा मेजॉरिटी के साथ उसे पास किया कि भाई इनके ऊपर सैंक्शन और सख्त करो। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं किया उसने, 5 to 6 स्मॉल चाइनीज़ ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनीज़ के ऊपर भी उन्होंने सैंक्शन लगाए, जो अभी इधर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने टैंकर्स लेके आ जा रहे थे, उनके ऊपर सैंक्शन लगाए। प्लस ईरानियंस जो मतलब सेपाहान और ईरान ऑयल जो ऑलरेडी 40 साल से जो मतलब ये बहुत बड़ी लेवल की जो कंपनीज़ हैं ये ऑलरेडी सैंक्शंस को झेल रही हैं। उसके अलावा जो छोटे लेवल की कुछ कंपनीज़ हैं उनको भी ट्रैक करके उनको भी सैंक्शन लिस्ट के अंदर डाला। और उसके एवज़ में ईरानियन कभी भी एस्केलेशन की भाषा नहीं जानते। अगर आप उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उनके साथ मुज़ाकरात करना ही पड़ेगा। हमेशा ये हुआ है कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को इस पोजीशन पे लाया कि वो कहीं ना कहीं टॉक कर रहे थे। और जैसे अभी आप देखिए कि अभी तो उन्होंने टॉक का पूरा मुतालबा ही बंद कर दिया। कतर के अंदर और ओमान के अंदर जो पीस टॉक चल रही थी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को ईरानियंस ने बुला लिया और बुलाने के बाद कहा कि देयर इज़ नो मोर टॉक्स, क्योंकि वी विल नेवर एक्सेप्ट दिस अनकंडीशनल टर्म्स। वो अनकंडीशनल टर्म्स क्या थे? वो अनकंडीशनल टर्म्स ये थे कि यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा था कि ये जो हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर जो फ्रोज़न आपके जो पैसे हैं उनको हम ऐसे रिलीज़ नहीं करेंगे। वी हैव 2 कंडीशंस।
अब वो 2 कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जो यूनाइटेड स्टेट्स ईरान से मांग रहा है? फर्स्ट कंडीशन उनकी ये है कि भाई हमें सबसे पहले ये जो मिसाइल सिस्टम तुम्हारा और बैलिस्टिक सिस्टम है, इसको हॉल्ट करो, इसको रोको, इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं स्टॉप करो। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि ईरान को कभी भी किसी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होगी, वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सपोर्ट करना, कि आप लेबनान का साथ छोड़ दो, आप गाज़ा के बारे में बोलना छोड़ दो, आप यमन के साथ क्यों खड़े हो, आप सीरिया के अंदर उन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जो शरा के लिए परेशानी बन रहा है, इराक़ के अंदर हश्तजाबी के साथ क्यों देते हैं। तो ये पूरे एक्सेस को डिस्ट्रॉय करने की बात है, जिसको ईरान किसी न किसी लेवल पे, जब वो जंग की बुनियाद पे जंग उसने एक्सेप्ट कर ली और 40 दिन की हैवी बम्बार्डमेंट जिसके अंदर खामनाई साहब की शहादत हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लिया ईरान ने और इनके टर्म्स पे नहीं आए, तो अब तो वो ऑलरेडी ही हैज़ पेड ऑलरेडी सो मच ऑफ बिग प्राइसेस। अब उसने इतना हैवी प्राइस ऑलरेडी पे कर दिया है, वो बैक डाउन नहीं करेगा, किसी लेवल पे नहीं बैक डाउन करेगा। और हमें एक इवेंट अभी कल का नज़र आता है कि कैसे उसने ग्रेट प्रॉफिट 19 का नाम से लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल किया। अब ये लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल का पर्पस क्या था? ग्रेट प्रॉफिट 19 का पर्पस ये था कि उन्होंने एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया और उसमें स्वार्म्स एंड स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स को वहाँ पर भेज करके उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया। ये ड्रिल हैवी लेवल की ड्रिल करके ईरान ने ये दिखाया कि भाई वी हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय योर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो अब ये सारे डेवलपमेंट्स जो कि कहीं भी मतलब किसी लेवल पे आदमी जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। और आप सारे इन डेवलपमेंट्स को देख करके ख़ुद एनालाइज करें। ये इस हफ्ते के सबसे बड़े लेवल के डेवलपमेंट्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है और इन्हें एनालाइज करें, ताकि ये कहीं ना कहीं असरअंदाज करते हैं हमारे ज़िंदगियों के ऊपर। हमारी जो ज़िंदगी गुजर रही है उसमें इकनॉमिकल चैलेंजेस लाते हैं और उसके बाद कई लेवल पे, कई स्टेजेस पे जा करके हमारी ज़िंदगियों को असरअंदाज करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम वो मौज़ूआत आपके पास लाते रहें जो आपको कहीं ना कहीं सुनना जानना ज़रूरी है। थैंक यू, गुड बाय।